तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस जोन में। आज अगर हम बात करें आज 8 जून 2026, अगर आज की खबरों को जरा देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निबंध के दृष्टिकोण से, है ना, या एथिक्स के दृष्टिकोण से। भौतिक धन के प्रति मनुष्य प्राय अत्यंत लालित रहता है। वह निरंतर इसी कोशिश में रहता है कि उसके पास अपूर्ण धन हो जाए। भौतिक धन संपदा जुटाने की कोशिश में वो अपनी मानसिक शांति भी गवा देता है। वह हमेशा इसी की फिराक में रहता है कि वह सर्वाधिक धनवान हो जाए। इसके लिए सुबह सोकर उठने से लेकर रात बिस्तर पर सोने के लिए जाने पर सिर्फ धन ही मस्तिष्क में नाचता रहता है। बल्कि मनुष्य को धन से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन धन की होड़ में सबसे पहले वह अपनी मानसिक शांति खो देता है। मन में उथल पुथल रहेगी तो तन मन का संतुलन बिगड़ जाएगा और स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रह सकता। लोभी मनुष्य धन के अनैतिक रास्ता भी अपनाने से बाज नहीं आता है। कहा गया है कि इंसान की नैतिकता चली गई तो सब कुछ चला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गो धन, गज धन, बांझी धन और रतन धन, हाँ, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ी समान। इसमें गाय, हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात को गौण बताया गया है। तथा कहा गया है कि संतोष धन सर्वोपरि धन है, यानी जितना धन है उसी से संतोष करना चाहिए। संतोष नहीं करोगे तो धोखाधड़ी, फ्रेब आदि गलत रास्ते अपनाने पड़ेंगे। ये रास्ते अंत में अंधेरी गलियों की ओर ले जाता है। एक ना एक दिन इसके दंड मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्मठ बनकर साहित्यिक ढंग से धन अर्जित करे। ये सिकंदर का उदाहरण है कि उल्लेखनीय है कि उसने धन संपदा के लिए कई देशों पर आक्रमण किया, लेकिन मरते-मरते समय उसने इच्छा जाहिर की उसका शव ले जाते हुए दोनों हाथ मार कर दिए जाएं, ताकि लोग देख सके कि सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। ये स्थिति हर व्यक्ति की होती है जीवन में। हाँ, अर्जित धन वह दूसरों के लिए छोड़ जाता है, जबकि जीते जी धन के लिए तनाव में रहता है। इसलिए धन के लिए अपनी मानसिक शांति नहीं खोनी चाहिए। तो एक आज जो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, लीगल राइट कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को पहले राइट टू प्रॉपर्टी 7 जो फंडामेंटल राइट्स थे, अब उसको कितने में कर दिया गया है? अब 6 कर दिए गए हैं। तो इसको कहाँ पे कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में? 300 ए आर्टिकल में कर दिया गया है कि राइट टू फंडामेंटल राइट हुआ करता था। क्या लीगल राइट है, यानी वैधानिक अधिकार है। तो धन की लालसा का मतलब यहाँ पे इस बात से ये भी है, तात्पर्य है कि जो आज धन का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी का जो सेंट्रलाइजेशन हो जा रहा है, एंड वेल्थ का जो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हम देखें, यूनियन लेवल पर देखें या लोकल बॉडीज के तौर पर देखें, है ना, तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन को दिखाता है। तो क्या करना चाहिए हमें? डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। और धन का आप इतना अपने माइंड पे मत चला लीजिए कि नहीं हमें चाहिए। हाँ, जितना है वो हालांकि करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। AIR की दृष्टि से देखते हैं इंटरनेशनल में, है ना, तो ईरान वर्सेस यूएसए से वेस्ट एशिया का जो संकट है काफ़ी गंभीर है। इसे ईरान से एग्रीमेंट हो गया या उसे तबाह कर दूंगा, कौन कहता है? ट्रंप जी कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। पश्चिम एशिया संघर्ष से 100 दिन पूर्व युद्ध विराम पर खतरा। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज, जो अमेरिकन मिलिट्री है, हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। वेस्ट एशिया संघर्ष में रविवार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लागू नाजुक युद्ध विराम पर खतरा बढ़ता दिख रही है, क्योंकि उनके बीच एक बार फिर संघर्ष बढ़ता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से या तो समझौता होगा या पूरी तरह साफ कर दूंगा। इस तरह की बातें कर रहा है। शांति समझौता होने से पहले न तो ईरान की संपत्तियों को अनफ्रीज करूंगा और न ही कोई प्रतिबंध हटाऊंगा। हालांकि एग्रीमेंट के बाद मैं इन कदमों पर विचार करूंगा। यदि हम तेहरान के साथ समझौता करने में सफल होते हैं तो हम ईरान की परमाणु सामग्री, जो एटॉमिक जो मिनरल्स है, जो यूरेनियम एनरिचमेंट की बातें की जा रही है, कर लेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। अगर समझौता नहीं होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो हम उससे बहुत सख्ती से बाहर निकालेंगे। हम हर हाल में सुरक्षा चाहिए, वो क्या कहता है, हर हाल में उनको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी की बात कर रहा है बार बार। राइटर के अनुसार ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी और इजराइल लेबनान में हमले तेज करने की हरी झंडी देने से वेस्ट एशिया में अमेरिकी अड्डे और इजरायली ठिकानों पर हमले निशाने
पर आ गए। ईरान न सिर्फ बातचीत से हट जाएगा बल्कि दुश्मनों का सीधा मुकाबला भी करेगा, क्योंकि ईरान जो है वो डरने वालों में से नहीं है। वे न तो युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटमेंट है, और न ही संवाद में विश्वास करते हैं। नौसैनिक नाकेबंदी और लेबनान से संबंधित समझौते का उल्लंघन उन्होंने दिखाया है कि केवल ताकत की भाषा समझते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने शुक्रवार को देर रात एक बयान में बताया कि अमेरिकी सेना ने के 2 हमलावर ड्रोन को मार गिराया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर बात करें, मालवाहक जहाज़ों के लिए खतरा बन गए थे। सेंटकॉम ने एक्स एक पोस्ट में कहा, आज सुबह पश्चिम एशिया वेस्ट एशिया में अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को खतरे में डालने वाले 2 ईरानी हमलावर को ड्रोन को मार गिराया। एक दिन पहले भी दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए थे। ईरान ने शुक्रवार को हॉर्मुज और खाड़ी देशों की दिशा में ड्रोन और मिसाइलों के हमले से किए जा रहे अमेरिकी रक्षा प्रणाली को विफल कर दिया था। जवाब में अमेरिका ने उस रडार समेत निगरानी ठिकानों पर हमला किए। राइटर के मुताबिक अमेरिका ईरानी संपत्तियों का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें प्रतिबंधों के तहत जब्त किया गया था। तो आप देखिए क्या है, वहीं अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं, है ना। इजराइल रविवार को बेहद ही दक्षिणी उपनगरों पर हमला कर दिया है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस हमले में 2 लोग मारे गए और 11 लोग घायल हुए। तो बेंजामिन नेतन्याहू की बात है। तो ईरान और इजराइल के बीच में तो क्या वैश्विक जो कम क्राइसिस होगा वेस्ट एशिया के, अगर क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर क्लोज कर दिया जाता है या किसी तरह की आगे अगर मिलिट्री अगर वार कंटिन्यू होता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो प्रोसेस देखने को मिलेगा। हॉर्मुज बंद होने की चौथी बार ओपेक प्लस तेल घोटाला बढ़ाने पर सहमत है। ओपेक की अगर हम बात करें, ओपेक को बोलते हैं क्या हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसमें इसको हम एक जब इकोनॉमी के टर्म हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। इसमें कुछ ग्रुप से जो जितने भी लोग हैं जो क्रूड ऑयल या कच्चा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर है, यहाँ पे उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो उन लोगों के ग्रुप बनते हैं कुछ कंट्रीज़ के, जो प्राइस को है ना यहाँ पे कंट्रोल करेगा। ये लोग प्राइस को कंट्रोल करेंगे। तो इधर देखते हैं क्या तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने हॉर्मुज जल में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद से रविवार की चौथी बार अपने तेल उत्पादन प्रोडक्शन कोटे को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ईरान अमेरिकी संघर्ष के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई बाधित हुई है। सऊदी अरब सहित प्रमुख ओपेक प्लस सदस्य फरवरी के अंत से तेल की पूरी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ये जो सप्लाई है वो नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 60 वर्षों के बाद संयुक्त अरब अमीरात के पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन से अलग होने के बाद ओपेक के लिए संकट और गहरा गया। तो वही है जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात, ये क्या है, ओपेक की कंट्री से ये बाहर हो गए हैं, मालूम होना चाहिए कि टोटल कितने कंट्रीज इसमें शामिल है। 21 शामिल है। चलो यहाँ पर देखते हैं ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से है, अगर यहाँ पे खास दिया गया है तो इसको हम दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, प्रोफेंस के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। जो यूनिवर्स वाला जो चैप्टर है वहाँ से सवाल बनेंगे। नारंगी हो जाएगी चंद्रमा, दूधिया रोशनी में नहाएंगे आकाश गंगा। इस महाअंतरिक्ष में कई खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेगी, है ना, जिनमें चंद्रमा की नारंगी रंग, दूधिया आकाश गंगा और उल्कापिंडों की वर्षा शामिल है। 8 जून से लेकर इस महीने के अंत तक खगोल प्रेमियों के लिए यह समय विशेष रूप से रोमांचक रहेगा। आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के वरिष्ठ खगोल विज्ञानी डॉक्टर शशिभूषण पांडे ने बताया है कि खगोलीय नज़ारों का एक सिलसिला 8 जून को शाम के समय शुरू होगा, जब शुक्र मतलब वीनस और बृहस्पति और जुपिटर ग्रह एक दूसरे के करीब आएंगे। पश्चिम के आकाश में जैसे जैसे रात का अंधेरा छाएगा, दोनों प्लैनेट जो है एक दूसरे को स्पर्श करने की स्थिति में नजर आएंगे। यहाँ पर अगर देखिए तो ये दृश्य कुछ घंटों तक बना रहेगा और दोनों ग्रहों एक साथ अस्त होते दिखाई देंगे। इसके बाद 15 जून को मिल्की वे यानी हमारी आकाश गंगा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। इस समय दूधिया रोशनी में नहाई आकाश गंगा देखना असंभव होगा। डॉक्टर शशिभूषण के अनुसार 15 जून के कुछ दिनों बाद भी दक्षिण में आकाश टिमटिमाते तारे और विशाल आकाशगंगा के दृश्य देखने को मिलेगा। अगर हम जब हम GS2 को पढ़ते हैं, GS2 में टॉपिक पढ़ते हैं गवर्नेंस का,
गवर्नेंस की टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें फिर हम लोग एक GS4 वाला जिसको 5 पार्ट कहते हैं एथिक्स का पेपर, एथिक्स में भी पढ़ाया जाता है ना। करप्शन के बारे में ज़रा देखिए, ब्यूरोक्रेट कितने करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो BSc के फील्ड के हो, चाहे वो यही एडवांस के इंजीनियर लोग हैं जरा ये देखते हैं। 6,000 से नौकरी शुरू करने वाले इंजीनियर के लॉकर से 2,500 करोड़ अधिक कैश सिर्फ मिला है, बताइए। भारी मात्रा में सोने के गहने बरामद, 5 इमारतों और 13 प्लॉटों का भी पता चला है। चाहिए देखते हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उड़ीसा विजिलेंस ने कंधमाल विजिलेंस कमीशन हटाया। नेपालिटी गुहा इंटीग्रेटेड ट्रैवल डेवलपमेंट एजेंसी के सहायक कार्यकारी अभियंता वैकुंठनाथ बेहरा के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति बरामद की। 2.5 दशक पहले 1,000 रुपए के मासिक वेतन पर 6,000 के मासिक वेतन पर कनिष्ठ अभियंता इंजीनियर के रूप में नौकरी शुरू करने वाले इंजीनियर को आखिरित संपत्ति देख को हैरान। बरामद नकदी की गिनती मशीनों के माध्यम से की जा रही है। सरकारी इंजीनियर के ठिकाने से रात भारी नकद धन, आभूषण, लग्जरी कारें और अन्य महंगे सामान बरामद होने के साथ साथ उसके 5 बहुमंजिला आलीशान मकान, 13 मूल्यवान फ्लैट, करोड़ों के निवेश व अन्य संपत्ति की भी जानकारी मिली है। इंजीनियर के बैंक लॉकर से 2.66 लाख रुपए की बरामद किए गए हैं। जांच सामने आया है कि भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर, विनोद विहार, तुलसी विहार, हटके जैसे प्रमुख इलाकों में इसके फ्लैट और प्लॉट देखे गए। बताइए ये एथिक्स के दृष्टिकोण से कितनी भ्रष्टाचार है देश में, देखिए गवर्नमेंट बार बार सवाल पूछे जाते हैं। गौतम अडानी जी की अगर हम बात करें और मुकेश अंबानी फाउंडर, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति फिर से बन गए। देश के दिग्गज कारोबारी और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इसमें अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में आई तेजी की प्रमुख योगदान रहा है। कंट्रीब्यूशन जो हुआ है शेयर मार्केट में इन विशाल के वजह से हुआ है। दुनिया भर के अरबपति की संपत्ति पर नजर रखने वाले फॉरवर्ड्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते शुक्रवार को गौतम अडानी की संपत्ति 2.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ उनकी कुल संपत्ति 89.2 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इस तेजी ने गौतम अडानी को रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के आगे निकलने में मदद की है। 88 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी को वर्ष की रियल टाइम मिलियनेयर्स लिस्ट में एशिया के दूसरे सबसे अमीर बने। सॉफ्टबैंक के संस्थापक मारुति सुजुकी 87 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। खबर ने बताया है कि गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ने में अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयरों में आई तेजी से मदद मिली है। खबर के अनुसार अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप खारिज किए जाने के बाद गौतम अडानी की संपत्ति करीब 10 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अडानी और उनके साथ काम करने वाले अमेरिका के न्याय विभाग के आरोपों से इनकार किया था। बीते शुक्रवार को अडानी समूह की सूचीबद्ध 6 प्रमुख कंपनियों संयुक्त बाजार पंजीकरण 191 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। हाल के वर्षों में अडानी समूह पर लगे आरोपों के बाद लंबे उतार-चढ़ाव का सामना करने पर गौतम बाद अडानी से इस पर बड़ी वापसी है। इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखिए आगामी जो दौरा करेंगे किन देशों को जरा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन तीनों देशों के सरकारों के साथ इस दौरे की तैयारी और एजेंडे को लेकर बातचीत कर रहा है। यात्रा भारत के हिंद प्रशांत जो हिंद पैसिफिक नीति के तहत अगर भारत के ये वाला रीजन वहाँ के नीचे यहाँ से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये तीन देश क्षेत्र के प्रमुख शक्तिशाली हैं और रणनीतिक रूप से अहम देश। मोदी की यात्रा के दौरान तीन देशों के साथ अलग अलग फोकस वाले द्विपक्षीय बायलैटरल क्षेत्रीय एजेंडे पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसमें ट्रेड होगा, डिफेंस से संबंधित है, समुद्री सुरक्षा, ओशन सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी शामिल है। पीएम मोदी सबसे पहले इंडोनेशिया जाएंगे। 7 जून को भारत और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। इसमें द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ पीएम मोदी की आगामी यात्रा के एजेंडे विस्तृत विमर्श हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर ने इंडोनेशियाई विदेश मंत्री जो प्राइम मिनिस्टर है सुगियोनी और 8वें संस्थापक की बैठक में अध्यक्षता करेंगे। देखिए प्लास्टिक मुद्दा आरबीआई बार बार चर्चा में है और एडिटोरियल छापे जा रहे हैं, देखते क्या। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की क्रांति ने रेवोल्यूशन ने निसंदेह भारत के वित्तीय परिदृश्य की अगर हम बात करें
नया रूप दिया है। आज देश भर में हर महीने लगभग 20 अरब से अधिक लोग कितने लोग 20 अरब से अधिक लोग यूपीआई का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसा भारत भी है जहाँ किसान, मजदूर, स्थानीय बाजार, छोटे दुकानदार से लेकर ग्रामीण समुदाय आदि लेन-देन में नकद नहीं करते हैं। इसके नकद मुद्रा की मांग कम होने के वजह बढ़ती जा रही है। आरबीआई के अनुसार 11.5% की वार्षिक बढ़ोतरी के साथ मुद्रा की जो डिमांड है, करेंसी की डिमांड 42.86 ट्रिलियन डॉलर लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2024-25 में नोटों की छपाई पर 63,72,6,372.8 करोड़ रुपए खर्च हुए और वर्ष 2024-25 में 23.8 अरब खराब नोट नष्ट किए गए, जो पिछले साल करीब के जो 21.2 अरब नोटों के मुकाबले 12.3% ज़्यादा थे। हर साल हजारों करोड़ रुपए नोट छापने और नष्ट करने में खर्च होते रहेंगे जब तक कि कोई ठोस विकल्प नहीं अपनाया जाता। प्लास्टिक नोट इसका ठोस विकल्प देता है। प्लास्टिक नोट पॉलीप्रोपाइलीन नामक एक विशेष सिंथेटिक प्लास्टिक से बनते हैं। ये साधारण नोट जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनकी उम्र 5 से 7 गुना अधिक होती है। प्लास्टिक नोट पानी, गंदगी और फटने के प्रति काफी ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं। लंबे समय तक अपनी बनावट बनाए रखती है। नमी वाले तटीय इलाकों से लेकर दूर दरियाई इलाकों तक में टिकाऊ होते हैं। इसका एक और बड़ा फायदा सुरक्षा के मामले में है। आज के समय में नकली करेंसी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के लिए चिंता का विषय बनी है। प्लास्टिक की नोट की अगर बात करें तो सिक्योरिटी बढ़ाने के सबसे असरदार तरीके में से एक बनकर उभरे हैं, क्योंकि नोटों में माइक्रो ऑप्टिक विशेषताएं, होलोग्राफिक तत्व और खास तरह की स्याही इन्हें विशिष्टता प्रदान करती है। इन विशेषताओं की नकल करना न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि आम लोगों के लिए इन्हें पहचानना भी आसान होता है। प्लास्टिक के नोटों की चिकनी सतह पर सूक्ष्म जीव इतनी आसानी से नहीं टिक पाते। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, रोमानिया सहित लगभग 60 देशों में प्लास्टिक मुद्रा छोड़ना इन 7 देशों में मुद्रा चल रहा है। भारत प्लास्टिक मुद्रा पर 2009 से विचार कर रहा है। 2012 की कोच्चि, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला में 10 रुपए के प्लास्टिक नोट के परीक्षण की बात हुई थी, परंतु तब परिवर्तन योजना शुरू होने से पहले ही आधार में लटक गई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। आज का भारत पूरी तरह से प्लास्टिक नोटों के लिए तैयार है, परंतु आरबीआई को क्रमबद्ध और दृढ़ता से परिपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले घरेलू छपाई क्षमता विकास करनी होगी। भारतीय मुद्रा प्रणालियों के नासिक, देवास और मैसूर और सालगुनी की प्लास्टिक कागज पर मुद्रण के लिए तकनीकी रूप से तैयार करना होगा। चाहे किसी भी देश की तकनीकी स्वरूप लिया जाए, परंतु छपाई से स्वनिर्भरता अनिवार्य है। दूसरे कदम के रूप में चरणबद्ध तरीके से 10 और 20 रुपये की नोटों से ही पायलट परीक्षण की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रचलित और सबसे जल्दी खराब होने वाले नोट हैं। अलग अलग जलवायु वाले शहरों में इनका परीक्षण भी हो, जहाँ नमी भी हो, मैदानी गर्मी और पहाड़ी ठंडी। तीसरा और व्यवहारिक कदम होगा एटीएम अवसंरचना का आधुनिकीकरण और मशीनों को अपग्रेड करने की तैयारी। बैंकों और एटीएम निर्माताओं के साथ मिलकर एक टाइमलाइन बनाई जाए। चौथी जरूरत है कि जन जागरूकता की। प्लास्टिक के नोट कैसे दिखते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, कि असली नकली को जांच कैसे होती है, ये जानकारी आम जनता तक आसान भाषाओं में और जरूरी हो तो क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचाई जाए। पांचवें कदम के रूप में प्लास्टिक पुराने नोटों के निपटान का पर्यावरण सम्मत योजना बनाई जाए चाहिए, जिसमें प्लास्टिक नोटों को पुनर्जीवित किया जा सके। कुछ लोगों का तर्क है कि जब यूपीआई इतना व्यापक हो चुका है तो प्लास्टिक नोटों पर इतना ध्यान क्यों दिया जाए। ये तर्क सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी सच्चाई से कटा हुआ है। भारत में के 7 लाख से अधिक गाँवों में से एक बड़ी संख्या में अभी तक निर्बाध इंटरनेट उपलब्ध नहीं। पूरे दर्जन दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले और असंगठित क्षेत्रों के करोड़ों लोगों के लिए कैश मुद्रा ही जीवन का आधार है। और जब ये बिजली जाती है, सर्वर डाउन होते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं होता, तब भी नोट काम करता है। यूपीआई और नकद परस्पर विरोधी नहीं है, ये दोनों भारत की अर्थव्यवस्था के आधार प्रदान करते हैं। भारत आज एक ऐसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसे केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की चुनौतियों को भी ध्यान में रखकर निर्णय लेने होंगे। प्लास्टिक मुद्रा केवल कागजी नोटों की सामग्री बदलने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग, नकली मुद्रा पर नियंत्रण, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और आधुनिक वित्तीय प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रारंभिक निवेश निश्चित रूप से अधिक होगा, किंतु आने वाले वर्षों में इस हजारों करोड़ रुपए की बचत, बेहतर सुरक्षा, अधिक सक्षम मुद्रा व्यवस्था के रूप में देश को प्रतिफल देगा। एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट है, लेकिन सुचित तो प्लास्टिक जो करेंसी है इसके बारे में
पूछ सकता है इसकी हानि, इसका आलोचनात्मक समीक्षा करके एक आप न्यूज़ में आंसर लिख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा कितना प्रतिशत यूज करते हैं, कौन से देशों में चल रहे हैं यूपीआई के बारे में। एक बार यूपीएससी में सवाल पूछे गए प्रीलिम्स में, अगर आप देखें। और रूस के विषाद पर ट्रम्प, तो ईरान वर्सेस यूएस जो लड़ाई है, ये बार-बार आर्टिकल भाई वेस्ट एशिया से संबंधित करके पूछे जा रहे हैं, वही मसला है। अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तेहरान वाले मसले पर, तो हम ईरान को साफ कर देंगे, क्यों कर देंगे। सीमा विवाद जो बाउंड्री हमारी जो डिस्प्यूट है नेपाल के साथ, किसी भी की मध्यस्थता नहीं है, किसी की मध्यस्थता नहीं है। आप कहते कोई मीडिएटर का रूप करता है, जिस तरह से अगर वेस्ट एशिया की हम बात करें, जो ईरान से वर्सेस ईरान वाला जो मसला है, उसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है ना। जरा देखते हैं, नेपाल के विदेश मंत्री शशि खनल ने रविवार को स्पष्ट कहा है कि काठमांडू भारत के साथ सीमा विवाद को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना मौजूदा द्विपक्षीय बायलैटरल तंत्रों के जरिए सुलझाना चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब दोनों पक्ष खुले दिल, तर्कसंगत सोच और आपसी सम्मान के साथ बैठते हैं, तो कोई समस्या इतनी बड़ी या जटिल नहीं होता। नेपाल दूतावास की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ संबंधों पर खनल ने कहा है कि नेपाल नई दिल्ली की 21वीं सदी 21st सेंचुरी के भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स में अति संवेदनशील चश्मे से नहीं देखना चाहता। दोनों देशों के बीच एक स्पष्ट एवं पारदर्शी एजेंडा होना चाहिए। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की नई सरकार को पूरी तरह नई राजनीतिक वास्तविकता बताते हुए खनल ने कहा कि ये सरकार लेकर भारत नेपाल संबंधों को पुराने बोझ का बंधक नहीं बनना चाहती। खनल की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब नेपाल के प्रधानमंत्री शाह ने हाल ही में सीमा विवाद पर चीन और ब्रिटेन की भूमिका का जिक्र किया, जिस पर भारत ने साफ तौर पर खारिज कर दिया था। खनल ने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन से संबंधित टिप्पणी केवल ऐतिहासिक दस्तावेज और ब्रिटिश लाइब्रेरी म्यूजियम से जानकारी हासिल करने तक सीमित थी, न कि मध्यस्थता की मांग। उन्होंने कहा, आई ऐसी समझदारी बनाए जो अतीत की चिंताओं से बंधी न हो, बल्कि साझा भविष्य की ऊंची उम्मीदों और संभावनाओं से प्रेरित हो। खनल ने भारत को तेजी से उभरती वैश्विक आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बताते हुए कहा कि नेपाल इसके साथ अपनी आकांक्षाओं की ऊर्जा जोड़ना चाहता है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ विस्तृत वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापार, ट्रेड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और एनर्जी सेक्टर सहयोग तेजी से प्रारंभ किया जाएगा। सीमा बाधा नहीं, पुल का काम करती है। खनल ने सीमा मुद्दे पर कहा कि सच्ची निर्भरता में सीमाएं बाधा नहीं, बल्कि एक सेतु का काम करते, पुल का काम करती है। हालांकि खनल ने कालापानी लिपुलेख में अधूरा क्षेत्र पर नेपाल का दावा फिर से दोहराया और कहा कि काठमांडू इस मुद्दे को द्विपक्षीय बायलैटरल तंत्र से मैकेनिज्म से ही हल करना चाहता है। जनकपुर अयोध्या रेल लाइन का इंतजार। एएनआई के अनुसार खनल ने कनेक्टिविटी के महत्व पर जोर दिया और विशेष रूप से जनकपुर और अयोध्या रेल लिंक का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि जनकपुर अयोध्या रेल संपर्क बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस पर हमने चर्चा की है कि हम जनकपुर के माध्यम से इन क्षेत्रों तक इन सेवा शुरू होने की बेसब्री का इंतजार कर रहे हैं। विश्व कप की अगर हम बात करें, फुटबॉल विश्व का सबसे बड़ा लीग है ये। विश्व के सबसे फुटबॉल के राजा का लीग, किंग ऑफ फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात है। किस देश के हैं ये आपको बताना है।